नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आज की क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इपना ऑडियो बुक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 4 फरवरी 2026 और हम आज की जो सबसे ज़रूरी खबरें हैं उनका एक डीप एनालिसिस करेंगे। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ये क्यों हुआ और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। आज के नए टॉपिक्स पर जाने से पहले चलिए फटाफट से एक बार पिछली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। जानते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। तो पिछली बार हमने कुछ बहुत ही अहम मुद्दों पर बात की थी, जैसे कि सुनेत्रा पवार का महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनना, जो पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। हमने एनवायरनमेंट के लिहाज से इम्पॉर्टेंट 97th और 98th रामसर साइट्स को भी कवर किया था। साथ ही ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर्स और 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन फार्मर्स घोषित किए जाने जैसी ग्लोबल अपडेट्स पर भी नजर डाली थी। ये क्विक रिकैप हमें आज की खबरों को एक बेहतर कॉन्टेक्स्ट में समझने में मदद करेगा। ठीक है, तो अब आते हैं आज के एजेंडा पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने आज की सारी खबरों को 6 हिस्सों में बांट दिया है। हम हेडलाइनर से शुरू करेंगे, जहां हम बड़ी अपॉइंटमेंट्स को देखेंगे। फिर अरीना में स्पोर्ट्स वर्ल्ड की हलचल पर नजर डालेंगे। इनोवेशन में टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी। वैश्विक मंच पर इंटरनेशनल रिलेशंस को समझेंगे। विरासत में कल्चर और एनवायरनमेंट को जानेंगे। और आखिर में फोकस में रीजनल गवर्नेंस के एक बहुत ही जरूरी मुद्दे का एनालिसिस करेंगे। ये स्ट्रक्चर हमें हर टॉपिक को सिस्टमैटिकली समझने में मदद करेगा। चलिए अपने पहले सेक्शन हेडलाइनर्स के साथ शुरू करते हैं। यहाँ हम उन चेहरों और अपॉइंटमेंट्स पर फोकस करेंगे जो आज चर्चा में हैं। अच्छा, ये नियुक्तियां इतनी जरूरी क्यों होती हैं? क्योंकि ये अक्सर पॉलिसी, इंडस्ट्री और कल्चर में होने वाले बदलावों का एक सिग्नल देती हैं। तो हमारी पहली खबर जो है वो एक ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति को लेकर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये ब्रांड एम्बेसडर होता क्या है। देखिए, जैसा स्लाइड पर लिखा है, ये किसी कंपनी का चेहरा तो होता है, पर बात सिर्फ चेहरे की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। असल में कंपनियां ऐसे लोगों को चुनती हैं जिनकी अपनी इमेज, जिनकी वैल्यूज उनके ब्रांड के साथ मैच करती हों। मकसद क्या है? मकसद है लोगों के साथ, मतलब कंज्यूमर्स के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाना, एक भरोसा जगाना। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रांड एंड एम्बेसडर वाले मैचिंग क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। और आज की बड़ी खबर यही है, एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को मेबलिन न्यूयॉर्क का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब सवाल ये है कि मेबलिन ने उन्हें ही क्यों चुना? देखिए, कियारा आडवाणी की युवाओं में जबरदस्त पॉपुलैरिटी है और उनकी इमेज एक मॉडर्न और कॉन्फिडेंट महिला की है, जो मेबलिन के मेक इट हैपन वाले स्लोगन से बिल्कुल मेल खाती है। ये अपॉइंटमेंट भारत के इतने बड़े कॉस्मेटिक बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करने की मेबलिन की स्ट्रैटेजी का ही एक हिस्सा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, मेबलिन एक काफी पुराना ब्रांड है, 1915 में बना था और अब ये लॉरियल ग्रुप का हिस्सा है। वैसे कियारा आडवाणी की नियुक्ति अकेली नहीं है। ये स्लाइड हाल की कुछ और इम्पॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंटमेंट्स दिखाती है और ये एग्जाम के लिए, समझ लीजिए, एक गोल्ड माइन है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को चुना है, जो स्ट्रेंथ और ट्रस्ट का सिंबल है। आलिया भट्ट को गुची और लेविस जैसे ग्लोबल ब्रांड्स ने अपना चेहरा बनाया है, जो उनकी इंटरनेशनल अपील को दिखाता है। ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म के लिए सारा तेंदुलकर को चुना गया, जो यंग और एडवेंचरस ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करने की एक स्ट्रैटेजी है। इसी तरह न्यू बैलेंस ने जानवी कपूर को, ओडिशा हैंडलूम ने माधुरी दीक्षित को, फेडरल बैंक ने विद्या बालन को और MRF टायर्स ने शुभमन गिल को चुना है। याद रखिएगा, हर नियुक्ति के पीछे एक सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। चलिए अब मैदान में उतरते हैं। हमारा दूसरा सेक्शन अरीना हमें स्पोर्ट्स वर्ल्ड की लेटेस्ट जीत और घटनाओं से अपडेट कराएगा। हमारे पास भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत की खबर है, लेकिन उस पर आने से पहले इस टूर्नामेंट की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। BWF सुपर 300। देखिए, बैडमिंटन में सारे टूर्नामेंट्स बराबर नहीं होते। BWF वर्ल्ड टूर को कई लेवल्स में बांटा गया है, जैसे सुपर 1000, 750, 500 और 300। सुपर 300 एक लेवल 5 टूर्नामेंट है, मतलब ये खिलाड़ियों को काफ़ी अच्छे रैंकिंग पॉइंट्स और प्राइज मनी देता है। इसमें जीतना किसी भी प्लेयर के करियर के लिए एक बड़ा बूस्ट होता है।
और ये रही वो बड़ी खबर, भारतीय शटलर देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स 2026 का खिताब जीत लिया है। ये कोई मामूली जीत नहीं है, ये BWF सुपर 300 लेवल पर उनका पहला खिताब है। इस तरह की जीतना एक युवा खिलाड़ी को इंटरनेशनल स्टेज पर एस्टैब्लिश करती है और फ्यूचर के बड़े कॉम्पिटिशन्स के लिए उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। ये इंडियन बैडमिंटन के ब्राइट फ्यूचर का भी एक संकेत है। और याद रखिएगा, इन सभी टूर्नामेंट्स को जो बॉडी कंडक्ट कराती है वो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF, जिसका हेडक्वार्टर्स कुआलालंपुर में है। देविका की जीत के अलावा भी स्पोर्ट्स वर्ल्ड में काफी कुछ हुआ है। चलिए इन इम्पोर्टेंट अपडेट्स पर एक नजर डालते हैं। तो भारत की पहली ओलंपिक मेडल विनर बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, जो एक युग का अंत है। क्रिकेट में स्मृति मंधाना T20 इंटरनेशनल्स में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। फुटबॉल में ईस्ट बंगाल FC ने पहला सैफ विमेंस क्लब चैंपियनशिप जीता। टेनिस में इटली ने डेविस कप अपने नाम किया। और भारत के लिए डबल खुशी, इंडियन मेंस हॉकी टीम ने एशिया कप जीता और विमेंस क्रिकेट टीम ने ICC विमेंस वर्ल्ड कप 2025 पर कब्जा किया। ये सभी फैक्ट्स एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। खेल के मैदान से आगे बढ़ते हुए अब हम उस फील्ड में एंटर करते हैं जो देश की प्रोग्रेस की नींव रखती है। हमारा तीसरा सेक्शन है इनोवेशन, जहां हम टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए नए डेवलपमेंट्स पर नजर डालेंगे। गुजरात से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो इंडियन रेलवेज का फ्यूचर बदल सकती है। देश की पहली ट्रेन का सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है जो LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस और डीजल दोनों पर चलती है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि ये भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को क्लीन और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने की दिशा में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो सवाल ये उठता है कि ये ड्यूअल फ्यूल सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, 2 मौजूदा DMU ट्रेन ली गई जिनके अंदर 1400 हॉर्स पावर का डीजल इंजन था। ठीक है, इसके बाद इन इंजनों में कुछ बदलाव किए गए। एक टर्म यूज होता है रेट्रोफिटिंग, मतलब पुराने सिस्टम में ही नई टेक्नोलॉजी जोड़ना। ये इसलिए किया ताकि वो डीजल के साथ साथ LNG भी इस्तेमाल कर सकें। फिर LNG को एक सेकेंडरी फ्यूल सोर्स की तरह इंजन सिस्टम में इंटीग्रेट कर दिया गया और इसका जो नतीजा निकला वो कमाल का था। ये नया सिस्टम, आप सोचिए, 40% तक डीजल की खपत को LNG से रिप्लेस कर सकता है। मतलब सीधा सीधा कम पोल्यूशन और फ्यूल कॉस्ट में भी जबरदस्त बचत। देश के अंदर इनोवेशन से अब हम अपनी नज़र ग्लोबल स्टेज पर ले जाते हैं। हमारा चौथा सेक्शन ग्लोबल स्टेज ये देखेगा कि भारत कैसे इंटरनेशनल लेवल पर एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहा है, खासकर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के फील्ड में। ये एक गर्व का पल है। भारत पहले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेज़बानी करेगा। ये सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं है, बल्कि ये इंडिया की ग्लोबल कंजर्वेशन लीडरशिप का एक उदाहरण है। भारत, जो खास तौर पर टाइगर कंजर्वेशन में अपनी सक्सेस के लिए जाना जाता है, अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के जरिए दुनिया की 7 सबसे बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए एक ग्लोबल एफर्ट लीड कर रहा है। तो ये अलायंस किन स्पीशीज पर फोकस्ड है? जैसा कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार और प्यूमा। इनमें से कई स्पीशीज कई देशों की सीमाओं में रहती हैं। इसलिए इस अलायंस का मकसद है इन देशों के बीच नॉलेज, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को शेयर करना, ताकि इन शानदार जानवरों और उनके हैबिटेट्स को बचाया जा सके। ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हमारे नेचुरल हेरिटेज का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारा 5वां सेक्शन विरासत हमारी रिच कल्चरल और एनवायरमेंटल हेरिटेज से जुड़ी दूसरी इम्पॉर्टेंट खबरों पर रोशनी डालेगा। इस सेक्शन में हम 4 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को देखेंगे। सबसे पहले 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया। ये दिन 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुए कन्वेंशन की याद दिलाता है, जो वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए एक ग्लोबल ट्रीटी है। दूसरा है तेलंगाना का नलगोबा जतारा फेस्टिवल। ये गोंड जनजाति का दूसरा सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल है, जो उनकी यूनिक ट्रेडिशंस को दिखाता है। तीसरा, ओडिशा के लिए एक बड़ी अचीवमेंट, वहाँ के एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट्स रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी, जिन्हें डायमंड ट्रायंगल भी कहते हैं, उन्हें यूनेस्को की टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट में जगह मिली है। और आखिर में दीपावली को यूनेस्को की इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, जो इस त्योहार के ग्लोबल सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज करता है।
और अब हम अपने आखिरी और शायद आज के सबसे सेंसिटिव सेक्शन फोकस में आते हैं। यहाँ हम रीजनल गवर्नेंस और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट का एनालिसिस करेंगे। मणिपुर में एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। करीब 1 साल तक प्रेसिडेंट्स रूल लागू रहने के बाद खुमांग खेमचंद सिंह ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्टेट में एक गंभीर एथनिक वायलेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई थी, जिसकी वजह से सेंटर को डायरेक्टली इंटरवीन करना पड़ा था। इस नई नियुक्ति से स्टेट में डेमोक्रेटिक प्रोसेस की वापसी की उम्मीद तो जगी है, लेकिन पीस और स्टेबिलिटी को वापस लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो चलिए मणिपुर की सिचुएशन के कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस को समझते हैं। हमारे संविधान में 3 तरह के इमरजेंसी प्रोविजंस हैं और ये टॉपिक एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। आर्टिकल 352 यानी नेशनल इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन जैसी स्थिति में लगाई जाती है। आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट्स रूल, यही मणिपुर में लागू हुआ था। ये तब लगता है जब किसी स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर पाती। और आर्टिकल 360 यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सिवियर इकोनॉमिक क्राइसिस में लगाई जाती है, जिसका यूज भारत में आज तक कभी नहीं हुआ। इन तीनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। गवर्नेंस और सिक्योरिटी के सब्जेक्ट पर ही एक और खबर है। इंडिया और किर्गिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर का 13वां एडिशन असम में शुरू हो गया है। इस एक्सरसाइज का मकसद काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में आपसी समझ और कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाना है। सेंट्रल एशिया में किर्गिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखते हुए ये एक्सरसाइज भारत के लिए काफ़ी अहमियत रखती है। और आज के इस सेशन को खत्म करने से पहले एक सवाल सबके लिए। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल निर्यात शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इस पर सोचिएगा और हम अगली क्लास में इसका जवाब डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ इस डीप एनालिसिस में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज की खबरों की एक गहरी समझ बनी होगी। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।